प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य संरचना, जिसके अंतर्गत वाक्य विश्लेषण के स्तर, वाक्य सांचे, आधारभूत वाक्य, व्युत्पन्न वाक्य सांचे आदि पर विचार विमर्श करेंगे। वाक्य जो है भाषा विज्ञान में वाक्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों, भावों और सूचनाओं के संप्रेषण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई स्तर पाए जाते हैं, जिनमें वाक्य आधारभूत स्तर है। संपूर्ण भाषा व्यवहार वाक्यों के माध्यम से ही किया जाता है, इसलिए वाक्य को भाषा व्यवहार की मूलभूत इकाई कहते हैं। व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और संप्रेषण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। सबसे बड़ी इकाई कहने से तात्पर्य यह है कि वाक्य ऐसी भाषिक इकाई है जिसकी संरचना का व्याकरणिक दृष्टि से विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा, संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य को सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा कम से कम एक वाक्य का प्रयोग तो किया ही जाता है। संप्रेषण की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषिक इकाई प्रोक्ति होती है। प्रोक्ति किसी एक कथ्य या संदर्भ से जुड़े वाक्यों का समूह है, जैसे कोई कथा, कहानी, कविता, व्याख्यान, कार्यक्रम आदि। आगे हम वाक्य विश्लेषण के स्तर पर विचार करेंगे। विद्वान एक लंबे समय से वाक्य की वास्तविक बनावट और उसके तत्वों को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। उन्होंने वाक्य के विभिन्न पहलुओं को कई दृष्टियों से विश्लेषित करने का प्रयास भी किया है। स्पष्ट है कि वाक्य की रचना पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं: संरचनात्मक, व्याकरणगत, अर्थगत, संदर्भगत आदि। वाक्य की बाह्य संरचना के पीछे अर्थ संरचना का एक पूरा जाल फैला है, जो कई प्रकार के वाक्य की बाह्य संरचना को प्रभावित और नियंत्रित करता है। अतः वाक्य के मर्म तक पहुँचने के लिए वाक्य का विश्लेषण कई स्तरों पर करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर हम वाक्य के घटकों का विश्लेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि संरचनात्मक कोटियों, शब्द वर्गों के रूप में करें, तो वाक्य में इन घटकों के परस्पर व्याकरणिक संबंधों की जानकारी हमें नहीं मिल सकती। यदि व्याकरणिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया आदि प्रकारात्मक कोटियों के आधार पर वाक्य का विश्लेषण करें, तो लौकिक जगत में इन घटकों की वास्तविक भूमिका का बोध हमें नहीं होता। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो वाक्य देख सकते हैं, जैसे मोहन पीट रहा है और दूसरा वाक्य है लड़के को चोट लगी। यदि इन वाक्यों में मोहन और लड़के को कर्ता की कोटि में रखते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह व्यक्ति जो पीट रहा है बल्कि खुद पिटाई का शिकार हो रहा है, या जो खुद चोट का भोगता है, चोट लगाने वाला नहीं है, वह कैसे कार्य करने वाला कर्ता हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि आप वाक्य को उसकी पूर्णता में देखें तो पाएंगे कि वाक्य में एक स्तर सूचना संरचना का भी है, जिसमें एक अंश पूर्व ज्ञात सूचना का है और दूसरा अंश नई सूचना का। इस प्रकार किसी भी वाक्य का विश्लेषण कम से कम 4 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला है संरचना परक, दूसरा प्रकार्य परक, तीसरा लौकिक अर्थ परक और चौथा है सूचना परक। अब हम इन्हें क्रम से इन पर ध्यान देंगे। पहला संरचना परक। इस स्तर पर वाक्य के विभिन्न घटकों, शब्दों की संरचनात्मक कोटियों या शब्द वर्ग का निर्धारण किया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि। उदाहरण देखेंगे। एक, महेश स्टेशन से अभी अभी लौटा। वाक्य की संरचनात्मक कोटियाँ इस प्रकार हैं: महेश संज्ञा, स्टेशन संज्ञा, से परसर्ग, अभी अभी क्रिया विशेषण और लौटा क्रिया है। अगला है प्रकार्य परक। इस स्तर पर वाक्य के घटकों का निर्धारण वाक्य में उनकी व्याकरणिक भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है, जैसे कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि। ये एक प्रकार की कारक कोटियाँ हैं और इनका अस्तित्व केवल वाक्य के ही अंतर्गत होता है, वाक्य से बाहर नहीं। अगला है लौकिक अर्थ परक। लौकिक अर्थ के
स्तर पर वाक्य के घटकों का निर्धारण लौकिक या वास्तविक जगत में उनकी भूमिकाओं के आधार पर होता है। प्रकार्यात्मक कोटियाँ व्याकरणिक जगत में उनकी भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं, जबकि लौकिक अर्थ की कोटियाँ वास्तविक जगत में उनकी भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित होती हैं, जैसे अभिकर्ता, सक्रियकर्ता, अनुभवकर्ता, भोक्ता, लक्ष्य, कर्म, परिवेश, क्रिया विशेषण आदि। उदाहरण, लड़के को चोट लगी। वाक्य की लौकिक अर्थ कोटियाँ इस प्रकार होंगी। लड़के को अनुभवकर्ता, एक्सपीरियंसर, चोट लगी, क्रिया। अगला जो आधार है सूचना परक है। सूचना के स्तर पर दो घटकों की स्थिति मानी जाती है, ज्ञात सूचना और नई सूचना। सूचना का जो अंश श्रोता को पहले से ज्ञात है वह ज्ञात सूचना, विद्यमान सूचना कहलाती है। नई सूचना वह है जिसकी जानकारी देना वक्ता का अभीष्ट है। जैसे रमेश आज नहीं आएगा। वाक्य की सूचना संरचना इस प्रकार है, रमेश ज्ञात सूचना, आज नहीं आएगा नई सूचना। इसी प्रकार सूचना संयोजन की दृष्टि से भी वाक्य के दो खंड हो सकते हैं, थीम और रीम। वाक्य के प्रारंभ में जो भी घटक प्रयुक्त होता है वह थीम है और शेष अंश रीम। एक उदाहरण देखेंगे, सीता किताब पढ़ रही है। यहाँ सीता थीम है और किताब पढ़ रही है रीम। शायद वह कल ना आए, शायद थीम, वह कल ना आए रीम। आगे हम वाक्य सांचों पर विचार करेंगे। किसी भी भाषा में अगणित वाक्यों की रचना संभव है, लेकिन वाक्य विश्लेषण के किसी एक आधार पर इन वाक्यों को कुछ खास कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण सामान्यतः व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर किया जाता है। यद्यपि वाक्य विश्लेषण के ऊपर बताए चारों आधारों पर यह वर्गीकरण संभव है। परंपरागत रूप से वाक्यों को अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, कर्तापूरक आदि वर्गों में विभाजित करने की पद्धति व्याकरणिक प्रकारों पर आधारित है। प्रकार के आधार पर वाक्य कोटियाँ इस प्रकार दर्शाई जाती हैं। आप देखेंगे, कर्ता और प्लस क्रिया, रमेश हंसता है। कर्ता कर्म और क्रिया, रमेश फल खाता है। कर्ता कर्म, एक और दो कर्म है और क्रिया, रमेश राधा को किताब देता है। ध्यान दें कि लौकिक अर्थपरक की दृष्टि से कर्म टू को प्राप्तिकर्ता भी कहा जा सकता है। ये वाक्य नहीं है बल्कि वाक्यों के ढांचे हैं जिनमें समान धर्मा अनेक वाक्यों का समावेश रहता है। वाक्य के इस प्रकार के प्रकार्यात्मक ढांचों को वाक्य सांचा कहते हैं। वाक्य सांचों की अपनी एक संरचना होती है और विभिन्न घटकों के विधान के विन्यास के अपने नियम होते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख नियमों की चर्चा करेंगे। पहला है प्रकार्य स्थान। वाक्य सांचे में प्रत्येक घटक के प्रयोग का एक निश्चित स्थान होता है जिसे प्रकार्य स्थान कहते हैं। वाक्य सांचे के निर्धारण में प्रबंध से नीचे किसी अन्य कोटि को नहीं लिया जा सकता। प्रकार स्थान संज्ञा पदबंध का भी हो सकता है, राम का बड़ा भाई। क्रिया विशेषण पदबंध का भी, कमरे में। क्रिया पदबंध का भी, खा रहा है। और स्वतंत्र विशेषण पदबंध का भी, मोहन बहुत बीमार है। लेकिन संज्ञा पदबंध से जुड़े विशेषण पदबंध का नहीं, जैसे काला घोड़ा में काला विशेषण पदबंध नहीं। दूसरा है वाक्य विन्यासात्मक संबंध। प्रत्येक वाक्य सांचे की एक निश्चित वितरण व्यवस्था होती है और उसके विभिन्न घटक एक दूसरे से व्याकरणिक संबंधों के जरिए जुड़े रहते हैं, अर्थात उनमें एक प्रकार का कारकीय संबंध होता है और घटक वाक्य में एक के बाद एक क्रम से आते हैं। इस प्रकार के संबंध को रेखीय या वाक्य विन्यासात्मक सिंटैग्मेटिक संबंध कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया विशेषण क्रिया के बीच संबंध है। जैसे लड़की पत्र लिख रही है, आज लड़की सुबह से कमरे में पत्र लिख रही है। अगला हम रूपावली संबंध देखेंगे। वाक्य सांचे का प्रत्येक घटक अन्य घटकों से रेखीय संबंध से जुड़ा रहता है, लेकिन दूसरी ओर यही घटक अपने ही वर्ग के
अन्य शब्दों से भी जुड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक घटक के प्रकार्य स्थान पर उस वर्ग के अन्य शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं। एक प्रकार्य स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाले ऐसे शब्दों को शब्द वर्ग कहा जाता है। इनके कई संरचनात्मक वर्ग संभव हैं, जैसे संज्ञा शब्द वर्ग, विशेषण शब्द वर्ग, क्रिया विशेषण शब्द वर्ग, क्रिया शब्द वर्ग आदि। किसी भी शब्द वर्ग के शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है और इसलिए विभिन्न प्रकार्य स्थानों पर उपयुक्त शब्द वर्गों के शब्द का प्रयोग करते हुए एक ही वाक्य सांचे से असीमित संख्या में वाक्य बनाए जा सकते हैं। अगला हम विचार करेंगे अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक। वाक्य सांचों के पदबंध घटक दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य तथा ऐच्छिक। अनिवार्य घटक वे हैं जिन्हें वाक्य से निकाल देने पर वाक्य व्याकरण या मूल अर्थ की दृष्टि से टूट जाता है। एक उदाहरण है, जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वाक्य में मैं और खाऊंगा दो अनिवार्य घटक हैं और आज ऐच्छिक घटक है। आधारभूत वाक्य पर अब हम चर्चा करेंगे। ऐसे वाक्य जिनके सभी घटक अनिवार्य हों आधारभूत वाक्य कहलाते हैं। आधारभूत वाक्यों के सांचे आधारभूत वाक्य सांचे कहलाते हैं। इन्हें बीज वाक्य सांचे या मूल वाक्य सांचे भी कहा जाता है। आधारभूत वाक्य सांचों में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वाक्य व्युत्पन्न करने की क्षमता निहित रहती है। हर भाषा के आधारभूत वाक्यों का स्वरूप और उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। उनके निर्धारण के लिए भी अलग अलग मानदंड प्रयुक्त किए जा सकते हैं। फिर भी मोटे रूप से आधारभूत वाक्यों के निर्धारण के लिए कुछ लक्षण महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। अनिवार्य घटक। आधारभूत वाक्य सांचों में केवल अनिवार्य घटकों को ही स्थान दिया जाता है, ऐच्छिक घटकों को नहीं। रमेश चाय पीता है आधारभूत वाक्य है क्योंकि इनके तीनों घटक अनिवार्य हैं। रमेश कभी कभी चाय पीता है वाक्य में कभी कभी एक ऐच्छिक घटक है क्योंकि इसके बिना भी वाक्य व्याकरण और मूल अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है। अगला जो है कथनात्मक वाक्य है। आधारभूत वाक्य सांचों में हमेशा सरल कथनात्मक वाक्यों को ही रखा जाता है, संयुक्त मिश्र या अल्पांग वाक्यों को नहीं। इसी प्रकार प्रश्नार्थक, नकारात्मक, आज्ञार्थक आदि संदर्भ विशिष्ट वाक्यों को आधारभूत वाक्यों में नहीं शामिल किया जाता क्योंकि ऐसे सभी वाक्य आधारभूत वाक्यों से व्युत्पन्न या रूपांतरित किए जा सकते हैं। अगला जो बिंदु है नियंत्रक तत्व क्रिया। आधारभूत वाक्य सांचों के निर्धारण में सामान्यतः क्रिया को ही आधार माना जाता है क्योंकि क्रिया की प्रकृति और मांग के अनुसार ही वाक्य की रचना निर्धारित होती है और वाक्य में आने वाले पात्रों, कर्ता, कर्म आदि की संख्या नियंत्रित होती है। उदाहरणार्थ हंसना क्रिया अकर्मक एक पात्र कर्ता की अपेक्षा करता है। पीना क्रिया सकर्मक है जो दो पात्रों कर्ता और कर्म की, और देना क्रिया द्विकर्मक है जो तीन पात्रों कर्ता कर्म संप्रदान की। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग आधारभूत वाक्य सांचों का निर्माण करती हैं। अब हम आगे आधारभूत वाक्यों के प्रकार्य पर विचार विमर्श करेंगे। आधारभूत वाक्यों तथा वाक्य सांचों की संख्या हर भाषा में अलग अलग हो सकती है। स्वयं एक भाषा में भी अलग अलग आधारों पर इनकी संख्या में अंतर आ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आधारभूत वाक्यों के निर्धारण के लिए हम क्या प्रतिमान अपनाते हैं और संरचना और अर्थ के बीच कितना गहरा संबंध हमें अभिष्ट है। हिंदी में अलग अलग प्रतिमानों के आधार पर विद्वानों ने 4 से 21 तक आधारभूत वाक्य बताए हैं। सूरजभान सिंह ने 14 आधारभूत वाक्यों की सूची दी है। इसमें पहला है कोपिला वाक्य, जिसके अंतर्गत संज्ञात्मक कोपिला वाक्य जैसे रफ़ी मेरा ड्राइवर है। दूसरा विशेषणात्मक कोपिला वाक्य जिसमें राधा सुंदर है। तीसरा क्रिया विशेषणात्मक वाक्य सतीश घर में है। अगला जो है वह है कोवाक्य। कोवाक्य में पूरक प्रधान कोवाक्य सुधीर को बुखार है। कर्म प्रधान कोवाक्य सीता को मकान चाहिए।
कर्म पूरक प्रधान वाक्य, राधा को नौकर चोर लगता है। स्वामित्व वाची वाक्य, इसका उदाहरण है मोहन के पास 30,000 हैं। अगला है क्रिया प्रधान वाक्य। क्रिया प्रधान वाक्य के अंतर्गत सामान्य अकर्मक, जिसका उदाहरण ईश्वर है, राधा नाचती है। सह अव्ययात्मक अकर्मक, जिसका उदाहरण महेश जयपुर में रहता है। अगला सह पात्रीय अकर्मक, जिसका उदाहरण है गोपाल राधा से लड़ता है। अगला है सामान्य अकर्मक, जिसका उदाहरण हरि पानी पीता है। अगला है सह अव्ययात्मक सकर्मक, जिसका उदाहरण मोहन गाड़ी गैरेज में रखता है। सह पात्रीय सकर्मक, सेठ जी नौकर को पैसे देते हैं। कर्म पूरक वाक्य, जिसका उदाहरण मैं चंपा को नर्स समझता था। आगे हम इन पर विचार करेंगे। कोपिला वाक्य क्या होता है? कोपिला वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें कर्ता और पूरक किसी योजक क्रिया के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे मोहन अध्यापक है, सरला सुंदर है, माताजी घर में है। इन वाक्यों के कर्ता अचिह्नित होते हैं, अर्थात इनके बाद किसी परसर्ग को, के, में आदि का प्रयोग नहीं होता। इन वाक्यों के पूरक संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण में से कोई भी हो सकता है, जैसे ऊपर के वाक्यों में अध्यापक, सुंदर और घर में। कोपिला वाक्यों में कर्ता और पूरक कुछ विशेष संबंधों से जुड़े होते हैं। जैसे मोहन अध्यापक है, वाक्य में मोहन और अध्यापक एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। यहाँ दोनों के बीच अभिनिर्धारक का संबंध है, अर्थात अध्यापक मोहन की पहचान बताता है। जैसे मोहन कौन है? मोहन अध्यापक है। इसी प्रकार सरला सुंदर है वाक्य में कर्ता और पूरक के बीच विशेष विशेषण का संबंध है। क्रिया विशेषणात्मक कोपिला वाक्य में जैसे माताजी कमरे में है, पूरक कर्ता की अवस्थिति सूचित करता है। कोपिला वाक्यों में क्रिया के प्रकार स्थान पर योजक क्रिया का प्रयोग होता है। इसी को अंग्रेजी में कोपिला क्रिया कहते हैं। कोपिला का लैटिन में अर्थ है जोड़ना। प्रमुख योजक क्रियाएं हैं है, था, होता तथा इनके समान धर्मारूप अन्य सामान्य क्रियाओं जैसे पीना, देखना, जाना आदि की तरह योजक क्रियाएं अपना कोशीय अर्थ नहीं व्यक्त करती। इनका प्रकार्य केवल दो अस्तित्वों के बीच संबंध उद्घाटित करना होता है। कोपिला वाक्यों में क्रिया विशेषण भी अनिवार्य घटक के रूप में आते हैं। जैसे मैं कमरे में अनिवार्य घटक है। दूसरा वाक्य में ऐच्छिक घटक। रमेश कमरे में है, अनिवार्य घटक। दूसरा रमेश कमरे में पढ़ रहा है, ऐच्छिक घटक है। आगे को वाक्य क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। ऐसे सभी वाक्यों को जिनमें कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है को वाक्य कहते हैं। कर्ता के साथ को का प्रयोग विधेय पूरक, संज्ञा या कुछ विशिष्ट क्रियाओं की आकांक्षा के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम कुछ देख सकते हैं पूरक शब्द। बुखार, भूख, खुशी कर्ता के बाद को परसर्ग की आकांक्षा करते हैं। जैसे सुधीर को बुखार है, बच्चे को भूख लगी है, सीता को इस बात का दुख है। ध्यान रहे कि संज्ञा के बाद को का प्रयोग प्रायः कर्म के बाद भी होता है। जैसे मैंने राम को बुलाया, सरला ने राधा को 300 रुपये दिए। ये को वाक्यों में नहीं आते, क्योंकि इन वाक्यों में को का प्रयोग कर्ता के बाद नहीं बल्कि कर्म के बाद हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता के बाद को का प्रयोग कोशीय क्रिया मिलना, आना, चाहिए, लगना की आकांक्षा के कारण हुआ है। उदाहरण देखेंगे। श्री रत्नम को हिंदी आती है। आपको कितने रुपए मिलते हैं? चाचा जी को एक कॉफ़ी चाहिए। मुझे वह नौकर मूर्ख लगता है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं को सुविधा के लिए को क्रियाएं कहते हैं, अर्थात ये वे क्रियाएं हैं जो को वाक्य की आकांक्षा करती हैं। ध्यान रहे कि ये क्रियाएं कर्म की अपेक्षा करती हैं, पूरक की नहीं। वाक्य 4 की कोटि की क्रियाएं कर्म तथा कर्म पूरक दोनों की आकांक्षा करती हैं। इस वाक्य में नौकर कर्म है और मूर्ख कर्म पूरक। कर्ता के बाद को की आकांक्षा करने वाले वाक्यों की एक और कोटि है जो उपयुक्त वाक्यों से इस रूप में भिन्न है कि इनमें कर्ता को की आकांक्षा न पूरक के कारण होती है न क्रिया के कारण, बल्कि क्रिया रूप ना है,
ना पड़ और ना चाहिए के कारण है। जैसे कल रमेश को देर तक दफ्तर में रुकना पड़ा, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। ये वाक्य अवश्य हैं, लेकिन इन्हें आधारभूत वाक्यों में नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये वाक्य रूपांतरण प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे स्मिथ डॉक्टर के पास जाता है, स्मिथ को डॉक्टर के पास जाना है। को वाक्य सांचों की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देखेंगे। को कर्ता सामान्यतः चेतन होता है, क्योंकि को वाक्य द्वारा अभिव्यक्त मनोभाव या अनुमति को ग्रहण करने वाला कर्ता प्राणीवाचक संज्ञा ही हो सकता है। को वाक्यों का अभिव्यक्त भावों को 5 कोटियों में रखा जा सकता है। पहला है शारीरिक अनुभूति, जिसके अंतर्गत बुखार, प्यास, नींद, खांसी, आराम, दर्द, तकलीफ आदि। दूसरा बौद्धिक अनुभूति, जिसमें ज्ञान बोध से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाएं, मालूम होना, पता होना, आना, ज्ञात होना, जानकारी होना आदि। तीसरा मनोभाव, दुख, खुशी, गुस्सा, प्यार, घृणा, ग्लानि, सहानुभूति आदि। चौथा है पसंद, आदत, पसंद, शौक, आदत, दिलचस्पी, रुचि। पांचवा कुछ विशिष्ट मानवीय व्यापार, जैसे जरूरत, उपलब्ध, लाभ, हानि आदि। कर्ता के बाद को प्रसर्ग का प्रयोग करते हुए नियमित रूप से वाक्य बनाने की व्यवस्था हिंदी तथा अधिकांश भारतीय भाषाओं में है, जैसे मराठी, तमिल, कन्नड़ आदि की अपनी विशिष्टता है, जो सामान्यतः अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में इस रूप में नहीं दिखाई देती। अगला हम देखेंगे क्रिया प्रधान वाक्य। क्रिया प्रधान वाक्यों में क्रिया ही वाक्य का मुख्य नियंत्रक तत्व होता है, अर्थात क्रिया की आकांक्षा के अनुसार ही वाक्य के अनिवार्य घटकों की संख्या तथा स्वरूप का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अकर्मक वाक्य में मूलतः केवल कर्ता की सत्ता होती है, कर्म की नहीं। सकर्मक वाक्यों में मूलतः कर्ता और कर्म की आकांक्षा होती है। इस प्रकार क्रियाओं की आकांक्षाओं के अनुसार क्रिया प्रधान वाक्यों के निम्नलिखित वाक्य वर्ग बनते हैं। सामान्य कर्मक, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म या किसी अन्य अनिवार्य घटक की आकांक्षा नहीं करते, जैसे आपकी लड़की रो रही है, बच्चे सो गए हैं, पानी बह रहा है। दूसरा है सह अव्ययात्मक अकर्मक। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए अनिवार्य घटक के रूप में कर्म की नहीं बल्कि किसी सह अव्यय क्रिया विशेषण की आकांक्षा करते हैं, जैसे वे लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, सह अव्यय, हम इसी होटल में ठहरेंगे, सह अव्यय, सभी छात्र कमरे में घुसे, सह अव्यय। सामान्य सकर्मक, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए अनिवार्य घटक के रूप में कर्म की आकांक्षा करते हैं। यह कर्म संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, भावार्थक संज्ञा इन्फिनिटिव के रूप में भी और उपवाक्य के रूप में भी, जैसे रमेश चाय पी रहा है, संज्ञा कर्म। अध्यापक के 2 छात्रों को बुलाया, मैं कार चलाना जानता हूँ, भावार्थक संज्ञा। सह अव्ययात्मक सकर्मक, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए अनिवार्य घटक के रूप में कर्म के साथ साथ एक सह अव्यय क्रिया विशेषण की आकांक्षा रखते हैं। सह पात्रीय सकर्मक, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए अनिवार्य घटक के रूप में कर्म के साथ साथ एक अन्य सहपात्र की आकांक्षा करते हैं। द्विकर्मक, संप्रदान तथा कुछ प्रकार के अपादान कारक भी इसी वर्ग में शामिल हैं, जैसे मैंने अपने मित्र को एक किताब दी, सहपात्र, द्विकर्मक, संप्रदान। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे ले लिए, सहपात्र, अपादान। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि वह कल आए, सहपात्र, उपवाक्य के रूप में कर्म है। कर्म पूरक, इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे सभी वाक्य आते हैं जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए अनिवार्य घटक के रूप में कर्म के साथ साथ एक कर्म पूरक की आकांक्षा करते हैं। यह कर्म पूरक संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी, जैसे लोगों ने आपको अपना नेता चुना है, संज्ञा पूरक। मैं शर्मा जी को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, संज्ञा पूरक। व्युत्पन्न वाक्य सांचे, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तविक भाषा व्यवहार में हम जितने भी प्रकार के छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं उन सबका स्रोत आधारभूत वाक्य ही है। भाषा के सभी वाक्य किसी न किसी रूप में इन्हीं आधारभूत वाक्य सांचों से व्युत्पन्न होते हैं। कभी कुछ अंशों का रूपांतरण करते हैं और कुछ का लोप, और इस प्रकार हम अनंत वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आधारभूत वाक्यों से विभिन्न वाक्य व्युत्पन्न करने की 4 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं।
पदबंधों के विस्तार द्वारा। किसी भी पदबंध में विशेषण या अन्य शब्द जोड़कर उसका विस्तार किया जा सकता है। जैसे लड़का अध्यापक को ढूंढ रहा है, आपका लड़का अंग्रेजी के अध्यापक को ढूंढ रहा है, आपका छोटा वाला लड़का अंग्रेजी के नए अध्यापक को ढूंढ रहा है। ऐच्छिक घटकों के योग द्वारा आधारभूत वाक्यों में ऐच्छिक पदबंधों या घटकों को जोड़कर भी वाक्य का विस्तार किया जा सकता है। ये ऐच्छिक घटक सामान्यतः क्रिया विशेषण पदबंधों के रूप में होते हैं और इनका मुख्य प्रयोजन वाक्य में अतिरिक्त सूचना देना और वाक्य को संदर्भ से जोड़ना होता है। तीसरा होता है लोप प्रक्रिया द्वारा। यदि दो या अधिक संरचक वाक्यों के बीच ऐसे समरूप अंश पद या पदबंध हों जो समान कोटि के हों और वाक्य में समान प्रकार करते हों तो दूसरे वाले समान अंश का लोप हो जाता है। जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके भाई को नहीं जानता हूँ। रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा रूपांतरण व्याकरणों की अवधारणा है कि आधारभूत वाक्यों पर कुछ विशिष्ट नियम जैसे लोप नियम, स्थानांतरण नियम, आरोपण नियम आदि लागू कर उनसे अनेक प्रकार के संदर्भ संगत वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रश्नात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, कर्म वाक्य आदि। रमेश अखबार पढ़ रहा है, क्या रमेश अखबार पढ़ रहा है, प्रश्नात्मक रूपांतरण है। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे ले लिए, दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे नहीं लिए, नकारात्मक। दुकानदार ने गुप्ता जी से पूरे पैसे ले लिए, दुकानदार गुप्ता जी से पूरे पैसे ले सकता है। सह रूपांतरण, भाई साहब चाय पीते हैं, भाई साहब चाय पीजिए, आज्ञार्थक रूपांतरण। निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं, आदेश जारी किए जा चुके हैं, यह कर्मवाच्य रूपांतरण है। पिताजी कल लौट रहे हैं, शायद पिताजी कल लौटें, संभावनार्थक रूपांतरण है। अब सारांशतः हम कह सकते हैं कि वाक्य विश्लेषण के 4 प्रमुख आधार संरचना, प्रकार, लौकिक, अर्थ और सूचना है। संरचना परक विश्लेषण से हमें संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण जैसी कोटियाँ प्राप्त होती हैं और प्रकार परक विश्लेषण से हमें कर्ता, कर्म, पूरक जैसी कोटियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जो वाक्य संरचना के अंतर्गत हमने वाक्यों के जो प्रमुख रूप से जो आधार देखे और इस इकाई में हमने वाक्य विश्लेषण के स्तर, व्युत्पन्न वाक्य सांचे आदि पर विचार किया। धन्यवाद।